हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कंप्यूटर अनुदेशक की इस सीरीज में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे थे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर अभी तक अगर आप देखें तो आपने अभी तक कंप्यूटर का परिचय देख लिया है, आपने कंप्यूटर का इतिहास देख लिया है और साथ ही आपने कंप्यूटर की जनरेशंस जो हैं, डिफरेंट जनरेशंस जो हैं, वो आपने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कि बेसिकली कितने पार्ट्स में कंप्यूटर को डिवाइड किया जा सकता है। और इस बाइफर्केशन को करने के लिए भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, और डेटा हैंडलिंग के आधार पर जिस तरीके का डेटा वो हैंडल करते हैं उसके आधार पर कंप्यूटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। सो जब हम बाइफर्केशन के बारे में बात करते हैं ना, तो ये बाइफर्केशन भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग मिलेगा तीन तरीके के कंप्यूटर्स: एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग एंड स्पीड, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशंस, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बेस्ड ऑन द स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर we can divide these computer systems into basically 1 2 3 4 5 parts। पहला कौन सा है हमारा सर? पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है सर? हमारे पास वर्क स्टेशन। तीसरा कौन सा है? मिनी कंप्यूटर्स। चौथा कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। आप इनका क्रम देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो सुपर कंप्यूटर की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो इसमें डेटा की प्रोसेसिंग और स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है इन कंपैरिजन टू पर्सनल कंप्यूटर्स। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पर्सनल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या कुछ स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए जिसमें कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा लगने वाला है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हम एक एक करके इन सभी को स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कंप्यूटर बेसिकली क्या टास्क परफॉर्म करता है। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि निजी कंप्यूटर, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपके पास अपना खुद का पीसी, डेस्कटॉप होगा या आपके पास अपना खुद का लैपटॉप होगा। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में। इसमें मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर आपको मिल जाता है, यानी कि आपके पास डुअल कोर प्रोसेसर्स होते हैं, राइट। उसके अलावा आपके पास i3 प्रोसेसर्स होते हैं, आपके पास i5 प्रोसेसर्स होते हैं और i7 प्रोसेसर्स होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होती है और एक तरीके से अगर एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो एक यूज़र को जितने भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, उस वो इन माइक्रो प्रोसेसर्स की पावर के साथ कंप्लीट करना पॉसिबल है, जो टास्क हमें रन करने होते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्क स्टेशंस के बारे में। वर्क स्टेशंस क्या है सर? जितने भी ऑफिसेज है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक काम होता है, जैसे डेस्कटॉप पब्लिकेशन होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर मॉडरेट से ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर आपको ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आपको ज़्यादा मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो ऐसे जितने भी वर्क स्टेशन होते हैं इन सभी कंप्यूटर्स को वर्क स्टेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। सो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएंगे और वहाँ जाकर के जब आप देखेंगे और उस वहाँ रखे हुए सिस्टम का सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन जब आप चेक करेंगे तो आपको एहसास होगा कि सर उसका कॉन्फ़िगरेशन स्लाइटली बेटर है आपके पर्सनल कंप्यूटर से। क्यों? क्योंकि सर उसमें डिफरेंट आईडीईज जो होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो रन करने होते हैं। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो टूल्स रन करने होते हैं वो सारे रन वहाँ पर करने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो पहली चीज़ हो गई पर्सनल कंप्यूटर जो कि आप यूज़ करते हैं, जिसमें ठीक ठाक कंप्यूटेशनल पावर आपके पास होती है, जहाँ पर मॉडरेट स्पीड के हाई प्रोसेसर्स जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि वर्क स्टेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये बेसिकली किसी इंजीनियरिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो पीसीज यूज़ किए जाते हैं उनको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनके अंदर जाकर के अगर आप देखेंगे वहाँ के सेटअप और या वहाँ के कंप्यूटर्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपको कंप्यूटेशनल पावर अपने पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है सर? कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ये चाहती है कि डेटा जो है वो डेटा सबके अपने अपने डेस्कटॉप पे नहीं रहना चाहिए। जैसे एक कंपनी है, मैं कोई भी कंपनी का नाम मान लेता हूँ, XYZ नाम की कंपनी है। ये XYZ कंपनी जो है वो डेटा कलेक्शन का काम करती है। ठीक है जी। डेटा कलेक्शन या डेटा फीडिंग का काम करती है, जिसको आप बोल सकते हो KPO टाइप काम करती है या BPO टाइप काम करती है। इनके लिए इनका जो डेटा होता है वही सब कुछ होता है।
ठीक है जी, इनके डेटा की वजह से ही इनका बेसिकली मार्केट में ये चल रही हैं, या ये कहूँ कि ये जो डेटा है, जिस डेटा को ये कलेक्ट करती हैं, इसी डेटा के आधार पर ये कंपनी चल रही है। अब क्योंकि ये डेटा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर बैठ करके लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं मेरे पीसीज के ऊपर, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो डेटा पर्सनल जो पर्सन काम कर रहा है उसके कंप्यूटर सिस्टम पे रहे। तो मैं चाहता हूँ कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम मेरे पास होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो वो डेटा पूरा का पूरा मेरे पास आ जाना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ सर, मैं एक मिनी कंप्यूटर लगाता हूँ। एक मिनी कंप्यूटर का जो सीपीयू आता है वो लगाता हूँ, और उसके बाद जितने भी मेरे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं या डेस्कटॉप्स लगे हुए हैं उन सभी को इसके साथ जोड़ देता हूँ। इन डेस्कटॉप के ऊपर खुद के सीपीयूज या कैबिनेट्स नहीं होते हैं, इनकी खुद की हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होती है, सिर्फ एक कंप्यूटेशनल रिसोर्स जुड़ा हुआ होता है जिससे ये सारा का सारा डेटा इस मिनी कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, मिनी कंप्यूटर्स छोटे जो सर्वर्स होते हैं उनकी तरीके से आप मान सकते हैं, जहाँ पर एक सिंगल मशीन लगाई रखी है और 10 से 100 यूजर तक उस मशीन के साथ जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा जो है वो मिनी कंप्यूटर के ऊपर ही आ रहा है। तो सेंट्रलाइज स्टोरेज हो गया। आपको सिर्फ लॉगिन मिलेगा, आप कंप्यूटर पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही मिनी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि XYZ पर्सन ने या ABC पर्सन ने लॉगिन कर लिया और उसने काम स्टार्ट कर लिया है। तो आपका लॉगिन भी जो टाइम था वो भी नोट हो गया, लॉगआउट टाइम भी नोट हो जाएगा। जब आप शट डाउन करके जाओगे तो ये भी पता चल जाएगा कितने आवर्स के लिए काम किया और कितना डेटा आपने कलेक्ट किया है। और वो सारा डेटा आपके सिस्टम पे नहीं रहेगा, वो कंपनी का जो मिनी कंप्यूटर लगा हुआ है वहां पर उस पूरा का पूरा डेटा रहेगा। ठीक है। सो क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो सामान्य रूप से 10 से लेकर के 100 लोगों को एक साथ कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड कर सकता है, कंप्यूटेशनल रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है, या एक साथ जो 100 तक के यूजर्स हैं उनको सपोर्ट कर सकता है, तो वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। सो मिनी कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है या मिनी कंप्यूटर जो है वो किस तरीके के दिखते हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है? दोनों ही सर्वर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जहाँ 1 से लेकर के 100 यूजर्स को ही सपोर्ट कर पाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सर्वर टेक्नोलॉजी में कई हजार से कई लाख यूजर्स तक एक बार में सपोर्ट कर सकते हैं। सो फॉर से एग्जांपल, अगर आप एक छोटा सा ऑफिस चला रहे हैं जिसमें 10 से 20 लोग काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि डेटा सारा का सारा आपके पास आना चाहिए, तो मिनी कंप्यूटर्स आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई और वो वेबसाइट किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की है और आप चाहते हो कि ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है उन्हें अगर सिलेबस चाहिए या कैलेंडर चाहिए, एकेडमिक कैलेंडर, या आपके क्या कहते हैं रिजल्ट्स देखने हैं, तो वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बार में कई सारे यूजर्स लॉगिन करेंगे, और वो यूजर्स 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उस केस में आप मिनी कंप्यूटर्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर एक से ज़्यादा 100 से ज़्यादा लॉगिन नहीं हो पाएंगे। 1000 लोग आ जाएंगे तो वो सिस्टम हो सकता है क्रैश हो जाए। तो वहाँ पर मैं वेबसाइट्स वगैरह को चलाने के लिए, जहाँ पर कंपैरेटिवली जो ट्रैफिक होता है, जो यूजर्स होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, उनको चलाने के लिए मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरे सारे क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अगर आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, डायग्राम देखना चाहते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। और जहाँ पर बहुत सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स रखे जाते हैं उस जगह को बोला जाता है डेटा सेंटर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि डेटा सेंटर क्या होते हैं, सर बहुत सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करके एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर बल्क में डेटा को स्टोर किया जा सके, तो वो सारे हमारे डेटा सेंटर्स कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं जो एक बार में कई हजार इंस्ट्रक्शंस को प्रति सेकंड की दर से रन कर सकते हैं या पर सेकंड की स्पीड से रन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, ये बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग अगर आपको करनी है तब आप सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करोगे। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च अगर आपको करनी है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च का मतलब क्या है? परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पे अगर आपको काम करना है तो आप इसका यूज करोगे। इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन्स अगर आपको बनानी है तो आप इसका यूज करोगे। और जियोलॉजिकल डेटा जो कि बल्क में डेटा होता है,
उसका अगर भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण अगर आपको करना है या उसका एनालिसिस अगर आपको करना है तो आप इन सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो। दे आर वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू योर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड योर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अगर सुपर कंप्यूटर अगर आपने नहीं देखा है तो ये देख लीजिए, ये परम युवा 2 है जो कि पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। ठीक है जी, और इसको सीडेक ने बनाया। अब सीडेक कौन है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बट ये पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर परम युवा 2 जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और ये जो पर्टिकुलर है सुपर कंप्यूटर परम युवा 2, ये बेसिकली वेदर फॉरकास्टिंग का काम पुणे यूनिवर्सिटी से करता है। अब सुपर कंप्यूटिंग के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो CDC 6600 जो है वो 1964 में रिलीज हुआ था और इसको फर्स्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CDC 60 पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो CDC 6600 जो था वो आपका पहला सुपर कंप्यूटर था। ये पहली बार कब रिलीज किया गया? 1964 में इसको रिलीज किया गया। एक और सुपर कंप्यूटर था सिमोर क्रे के नाम से, सिमोर क्रे ने इसको डेवलप किया था क्रे 1 के नाम से, जो कि 1976 में डेवलप किया गया था। ठीक है, तो क्रे 1 सुपर कंप्यूटर कब आया था? 1976 में। ये दोनों ही बहुत फेमस सुपर कंप्यूटर्स हुए हैं, इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। एक तो क्रे 1 सुपर कंप्यूटर कब आया था? 1976 में। किसने इसको डेवलप किया था? सिमोर क्रे जो थे, सिमोर क्रे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। अगर बात करें फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में तो CDC 6600 उसका नंबर था। रिलीज कब हुआ था? 1964 में इसको रिलीज किया गया था। अब सुपर कंप्यूटिंग की बात चल ही रही है तो सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया भी हम देख लेते हैं कि सुपर कंप्यूटिंग इंडिया कैसे चला। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था इंडिया का वो था परम 8000। ठीक है जी, सो परम 8000 हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था। अगस्त 1991 में इसको रिलीज किया गया था और इसको डेवलप किया गया था सीडेक के साथ। अब ये सीडेक क्या है सर? सीडेक इज सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है कि सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है जी, और सीडेक को कब बनाया गया था इंडिया के अंदर? नवंबर 87 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नवंबर 1987 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसको टारगेट ही यही दिया गया था कि आपको सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने हैं इंडिया के लिए, जिसमें ये सक्सेसफुल हो गए जाकर के अगस्त 1991 में, जब इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया इंडिया के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारी इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत थी। उसके बाद परम सिद्धि AI हमारे पास आया सुपर कंप्यूटिंग के अंदर। ऑनर इसका जो है वो इंडियन गवर्नमेंट है बेसिकली। प्रत्यूष है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटलर्जी जो है डिपार्टमेंट, वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया है पुणे के अंदर, IITM के अंदर। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, प्रत्यूष कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपोलॉजिकल मेटलर्जी डिपार्टमेंट के अंदर इसको डिप्लॉय किया गया है, या ये कहूँ कि वहाँ पर इसको यूज़ किया जा रहा है। एक और सुपर कंप्यूटर है हमारा मिहिर, जो कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जा रहा है। एक और जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है वो है मिहिर, और इसको नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के अंदर यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट सर, अभी तक हमने जो बात की थी वो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हमने बात की थी स्पीड के आधार पर और परफॉर्मेंस के आधार पर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कि किस तरीके का डेटा हैंडल कर रहे हैं और वो कंप्यूटर किस तरीके के क्या कहलाएंगे। सो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी के आधार पर बात करें तो हमारे पास 3 तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे होते हैं हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स बेसिकली क्या होते हैं सर? ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है आपका? फिजिकल क्वांटिटी में आपका आ जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या स्पीड मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो ये जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं, इस तरीके के जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं या डिवाइसेज आती हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेज आती हैं, उनको हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहा जाता है। इनके रिजल्ट जो होते हैं ना वो अप्रोक्सीमेट होते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब अनुमानित रिजल्ट होते हैं। इनके एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये एनालॉग डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे स्पीडोमीटर हो गया आपका, थर्मोमीटर हो गया, इनके जो रिजल्ट आते हैं, जैसे स्पीडोमीटर में अगर आपको अभी दिख रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो वो एग्जैक्टली 80 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 80 होगी। वो 78 75 हो सकती है या 82 85 तक हो सकती है, बट अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिससे आप डिसीजन ले सकेंगे।
तो ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जो बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर यानी कि 0-1 के ऊपर काम करते हैं, बाइनरी डिजिट्स के ऊपर काम करते हैं। ये हमें हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। जैसे आपके डेस्कटॉप हो गए, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, ये सभी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं या डिजिटल नंबर सिस्टम के अंदर काम करते हैं, इसलिए इनको डिजिटल कंप्यूटर्स कहा जाता है या डिजिटल कंप्यूटेशनल डिवाइसेस कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स ये कंबाइन द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर फास्ट होते हैं कंपैरेटिवली, तो एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड विद एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, दोनों को मिला दें अगर हम एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स को, तो ये हमारे बन जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। आपने देखा होगा जैसे ईसीजी मशीन अगर आपने देखी है तो ईसीजी मशीन बेसिकली एनालॉग डेटा के साथ भी काम करती है और डिजिटल डेटा के साथ भी काम करती है। इसी तरीके से अगर आपने आईसीयू का सेटअप देखा है तो आप आईसीयू में कई सारी मशीन्स जो होती हैं उनमें से कुछ टेम्परेचर नोट कर रही होती हैं, कुछ प्रेशर नोट कर रही होती हैं, कुछ आपकी पल्स रेट नोट कर रही होती हैं, कुछ उसको डिजिटल फॉर्मेट में दिखा रही होती हैं, पल्स आपको डिजिटल फॉर्मेट में दिखेगी। इस तरीके से आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके के डेटा का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम भी एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम है जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों ही डेटा को यूज करता है। तो अगर हमने यहाँ तक हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है जहाँ पर हम इनके आधारित जो प्रश्न हैं उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। क्या ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है? ऑप्शन ए हमारे पास है मल्टी यूजर कंप्यूटर। जी नहीं, ये मल्टी यूजर कंप्यूटर नहीं है। मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो मल्टीपल यूजर्स को एक साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो मल्टी यूजर कंप्यूटर है, मगर ये मल्टी यूजर कंप्यूटर नहीं है। क्या ये सिंगल यूजर कंप्यूटर है? जी हाँ, ये सिंगल यूजर कंप्यूटर है, क्योंकि ये आपका पर्सनल कंप्यूटर आप खुद ही यूज करते हैं और एक बार में एक सिंगल यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सुपर कंप्यूटर तो नहीं हो सकता और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्क स्टेशन का मुख्य उपयोग किस एरिया में या किस क्षेत्र में किया जाता है। सो वर्क स्टेशन के बारे में पूछ रहे हैं। वर्क स्टेशन बेसिकली कहाँ काम करते हैं? ऑफिस के अंदर काम करते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वेदर फोरकास्टिंग? जी नहीं, वेदर फोरकास्टिंग में नहीं काम करते हैं। बैंकिंग के अंदर? जी नहीं, बैंकिंग के अंदर काम नहीं करते। कैड कैम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं? जी हाँ, कैड कैम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये काम करते हैं। और फिर चौथा ऑप्शन दे रखा है गेमिंग के अंदर। गेमिंग के अंदर भी ये कंप्यूटर काम नहीं करते हैं। सो वर्क स्टेशन बेसिकली कैड कैम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम में लिया जाता है। सी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मिनी कंप्यूटर एक साथ लगभग कितने उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है या समर्थन दे सकता है। सो मिनी कंप्यूटर हमने देखा था कि एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप चाहते हैं कि सारे यूजर आपके सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट रहे, उनका पूरा डेटा इसके ऊपर ट्रांसफर हो, तो हम मिनी कंप्यूटर लगाते हैं और ये मिनी कंप्यूटर 10 to 100 यूजर्स को एक बार में सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा? 10 to 100 यूजर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है? अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछ रहा है जिनको सर्वर टेक्नोलॉजी में, जिनको कहाँ यूज किया जाता है? सर्वर टेक्नोलॉजी में। और मैंने क्या बताया, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट को आप कहाँ पर रखेंगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे रखेंगे, ताकि एक बार में कई हजार कई लाख लोग भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। अब ऑप्शन में क्या देता है? केवल एक उपयोगकर्ता को समर्थन करता है? नहीं, गलत है, हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ समर्थन करता है। सी ऑप्शन है केवल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग होता है। और डी है केवल ग्राफिक्स कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यानी कि हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ समर्थन देता है या सपोर्ट करता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? सुपर कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जिनका किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग। जी नहीं, ये तो पर्सनल कंप्यूटर पे भी किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप पर्सनल कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं। स्प्रेड शीट कैलकुलेशन के लिए किया जाता है? जी नहीं, ये भी काम आप पर्सनल कंप्यूटर पे कर सकते हो। वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है? जी हाँ, हमारे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेटा की कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए होती है और बल्क में डेटा अवेलेबल होता है। डी ऑप्शन ईमेल सेंडिंग दिया था, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि ये तो पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता था? सर CDC 6600 जो है वो हमारे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सर परम 8000 सीरीज जो थी वो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था।
भारत का, जो कि हमने बनाया था और ये 1991 में हमें डिलीवर हुआ था। परम 8000 का विकास किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था सर? इसरो ने किया था? जी नहीं। आईआईटी दिल्ली ने किया था? जी नहीं। सीडेक ने इसका डेवलपमेंट किया था, जिसकी स्थापना इंडिया के अंदर की ही इसीलिए गई थी ताकि ये सुपर कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ऊपर काम कर सके। एनालॉग कंप्यूटर किस पर कार्य करता है? एनालॉग कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है? जी नहीं। एनालॉग फिजिकल क्वांटिटीज पे काम करता है? जी हाँ। एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी पे काम करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है? थर्मोमीटर तो सर एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। लैपटॉप, जी हाँ, लैपटॉप हमारा डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। और बैरोमीटर भी हमारा जो होता है वो एनालॉग का होता है। तो सी ऑप्शन जो है लैपटॉप, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो क्यूआर कोड आपको दिया है, इसके माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको डेली क्विजेस, तैयारी की रणनीति में मार्गदर्शन मिलेगा और सिलेबस आधारित नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र को भी आप ये शेयर करें तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, जिनको चाहते हैं कि वो तैयारी करते रहें कंप्यूटर अनुदेशक की। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि सर ये लेक्चर सीरीज जो है वो केवल कंप्यूटर अनुदेशक के लिए नहीं है, बल्कि कंप्यूटर अनुदेशक के साथ ऐसी जितनी भी वैकेंसीज है जहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, ये उन सभी की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 के साथ आपसे बहुत जल्द वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।